राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने जीती हो रातों से जंग वही सूर्य बनकर निकलता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। मेरा नाम है मेघा शर्मा और कार्यक्रम उमंग में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, जैसे आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम का अहम उद्देश्य प्रदेश की उभरती युवा शक्ति से आपको रूबरू करवाना है। इसी कड़ी में हमारे आज के कार्यक्रम का अहम विषय रहेगा विज्ञान मेरे रुझान। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। उनका नाम है दीक्षिता चौहान। दीक्षिता, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। तो दीक्षिता, हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपने बारे में बताएं थोड़ा। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम दीक्षिता चौहान है। मैं क्लास +1 की छात्रा हूँ। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन में पढ़ती हूँ। मैं सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र के एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्र ग्राम पंचायत मिल्ला के चीमू गांव की रहने वाली हूँ। मेरी 10th तक की पढ़ाई मेरे गांव से ही हुई है और जी मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं सोलन में रह रही हूँ। जी, तो अभी आप अपने +1 क्लास में हैं। हाँ जी। तो आपकी पढ़ाई जो प्रारंभिक शिक्षा है वो आपकी गांव में हुई। हाँ जी। तो किस तरह का बदलाव आप देखती है गांव में जब आपकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई, अभी आप जो है +1 के लिए सोलन आई है, किस तरह के बदलाव आप महसूस कर पा रही है? मेरी प्रारंभिक पढ़ाई 1st क्लास से 10th तक की गांव में ही हुई है। तो अभी सडनली मैं यहाँ आई हूँ तो थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत ऑकवर्ड लगा क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती थी। 1-2 दिनों तो मुझे इवन रोड क्रॉस करने में भी बहुत अजीब लगता था, बट अब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रही है, अब नॉर्मल लगने लगा है। दीक्षिता, आपने +1 में कौन सी स्ट्रीम ले रखी है? मैंने नॉन मेडिकल लिया है। नॉन मेडिकल। तो अक्सर क्या होता है कि जब 10th के एग्जाम्स होते हैं उसके बाद बच्चों की पेरेंट्स से बड़ी शिकायत रहती है कि हमें जो है ज़बरदस्ती साइंस स्ट्रीम दिलवाया जा रहा है। तो मेरा आपसे सवाल रहेगा कि ये आपका अपना पसंदीदा विषय था या किसी ने आपको कहा कि नहीं बेटा आपको साइंस ही लेना है? नहीं, मेरा बचपन से बहुत इंटरेस्ट था कि मैं बड़े होके साइंस पढूं। उस टाइम मुझे उतना पता नहीं था कि मुझे मेडिकल रखना चाहिए या नॉन मेडिकल रखना चाहिए, बट पेरेंट्स ने मुझे खुद चूज़ करने के लिए रख दिया कि मैं आर्ट्स रखूं, कॉमर्स रखूं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि मैंने तो जब कहा कि मैंने साइंस रखना है तो उन्होंने मुझे गाँव से इतना दूर भेजना पड़ा, इसीलिए सिर्फ मैं नॉन मेडिकल रखने के लिए, वरना आर्ट्स तो मैं गांव में भी पढ़ सकती थी। तो मुझे मतलब पेरेंट्स से कोई शिकायत नहीं है। पेरेंट्स ने खुद मुझे इतनी फ्रीडम दी थी कि मैं चूज़ करूं कि मुझे क्या रखना है, तो मैंने अपनी चॉइस से नॉन मेडिकल चूज़ कर लिया। तो आपका पहले से रुझान था इस विषय में। तो पहले आपने चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में भी आपने पार्टिसिपेशन किया था स्कूल टाइम में, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। हाँ जी, मैंने पहले 7th क्लास में जब मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नैनीधार में पढ़ने के लिए गई थी, तो उसमें मेरे टीचर थे जो श्री रवि पराशर सर जी। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे साइंस में कुछ करना चाहिए, बिकॉज़ उन्होंने देखा कि मेरी साइंस थोड़ी ठीक है, मैं प्रैक्टिकली वर्क करती थी, तो मुझे पसंद थी, तो उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन किया चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के लिए। दीक्षिता, मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को जिन्हें इस बारे में थोड़ा सा नहीं पता है कि चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होता क्या है, क्या क्या चीज़ें रहती है इसमें, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। ये हिमकॉस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, हिमाचल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस 6th to 10th के बच्चों के लिए किया जाता है। तो इसमें 2 कैटेगरीज होती है, 6th to 8th जूनियर कैटेगरी होती है और 9th to 10th सीनियर कैटेगरी होती है और +1 +2 सीनियर सेकेंडरी कैटेगरी होती है। तो इसमें हमारी 4 एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ मैथ्स ओलम्पियाड एंड सेकेंड इज़ एक्टिविटी कॉर्नर, थर्ड इज़ साइंटिफिक मॉडल कंपटीशन एंड फोर्थ इज़ साइंटिफिक क्विज कंपटीशन। तो जो क्या बोलता है, मेरा सर ने रजिस्ट्रेशन किया था साइंटिफिक एक्टिविटी कॉर्नर के लिए। तो 7th क्लास में सबसे पहले ब्लॉक लेवल का कंपटीशन होता है, तो वो हमारा हुआ था GSS शिलाई में। तो वहाँ मेरी बेस्ट 3 में पोजीशन आई थी, तो वहाँ से सिलेक्शन मेरा डिस्ट्रिक्ट के लिए हुआ, जो कि GSS नाहन में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो वहाँ भी मेरी बेस्ट 3 में साइंटिफिक एक्टिविटी कॉर्नर में पोजीशन आई। तो वहाँ से मेरा सिलेक्शन बिलासपुर के लिए हुआ। बिलासपुर में स्टेट लेवल का कंपटीशन होना था,
तो वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया स्टेट में, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और घर से बाहर निकल के थोड़ा ऐसा मौका मिला जिसमें मतलब खुद को साबित करने का मौका मिला मुझे कि मैं क्या एक्सप्रेस कर सकती हूँ। वहाँ से हमें सर्टिफिकेट भी दिए गए थे जो कि मतलब आगे अगर मैं साइंस फील्ड में कुछ भी वर्क करूँ तो मुझे 1 मार्क्स उसका दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। दीक्षिता, आपने कहा कि साइंटिफिक एक्टिविटी कॉर्नर में आपने पार्टिसिपेट किया, तो इसमें क्या चीज़ें रहती है, क्या क्या रहता है? इसमें हमें ऑरली टेस्ट किया जाता है। हमें इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इसमें हमें अलग अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट की लैब्स में ले जाया जाता है और वहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाता है। चेक किया जाता है कि हम कितने प्रैक्टिकल है और कितने एक्टिव है, ताकि वो चेक कर सके कि हम साइंस में सिर्फ थ्योरिकली है या फिर हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। हाँ जी, प्रैक्टिकल नॉलेज, हाँ जी, प्रैक्टिकल बेस पे चलती है। तो वहाँ पे ऐसा इन सब्जेक्ट्स के बेस पे हमें पूछा जाता है और हमारे आईक्यू लेवल को चेक किया जाता है और नॉलेज के हिसाब से वो मार्क्स दिखाए नहीं जाते, मार्क्स वो दे देते हैं। तो फाइनल जब रिजल्ट आता है तो बेस्ट 3 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं उसके लिए। तो ये एवरी ईयर होता है या? हाँ जी, ये एवरी ईयर होता है। उसके बाद जब क्लास 8th में मैंने रजिस्ट्रेशन फिर से किया तो साइंटिफिक एक्टिविटी कॉर्नर के लिए ही किया था। तो उसमें भी मैंने ब्लॉक लेवल पे फर्स्ट पोजीशन ली और डिस्ट्रिक्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। उस टाइम लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में हमारा ऑनलाइन ही चला था वो प्रोग्राम, एंड 9th क्लास में भी ऐसा ही हुआ, ऑनलाइन ही प्रोग्राम चला और साइंटिफिक एक्टिविटी कॉर्नर के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन किया और ब्लॉक लेवल में मेरी बेस्ट 3 में फिर से पोजीशन आई थी और डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो 10th में ये ऑर्गेनाइजेशन फिर से की गई और मेरा रजिस्ट्रेशन किया गया सर के द्वारा साइंटिफिक एक्टिविटी कॉर्नर के लिए। तो पहले ही बता दिया था सर ने कि IIT मंडी में होना है स्टेट, तो मेरा टारगेट था कि मैंने मतलब करना है। तो हमारा पहले हुआ शिलाई में ही हुआ था ब्लॉक लेवल का, तो वहाँ मेरी फर्स्ट पोजीशन आई और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए मैं सिलेक्ट हुई। डिस्ट्रिक्ट लेवल नाहन में हुआ था, वहाँ पे भी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। इसमें कैटेगरी चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में हर इवेंट के लिए कैटेगरीज होती है, रूरल कैटेगरी एंड अर्बन कैटेगरी। तो रूरल कैटेगरी में हम आते थे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जब नाहन में हुआ तो वहाँ भी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी के लिए सिलेक्ट होके गई। अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और उस टाइम आप 9th क्लास में थी? जी, 10th में थी आप। हाँ जी। तो कैसा रहा दीक्षिता एक्सपीरियंस? वहाँ जाके तो मतलब इतनी चीज़ें सीखने को मिली कि लगा कि एम, जैसे मुझे अपने एम के लिए एक वे मिल गया कि मुझे क्या करना है। वहाँ जाके इतना इम्प्रेस हुई मैं वहाँ का तो कैंपस देख के, और जो वहाँ पे हमारे हिमकॉस्ट के अध्यक्ष भी आए थे और साइंस से रिलेटेड सारे मतलब बड़े बड़े लोग आए थे। तो उन्होंने, टीचर्स थे बहुत ज़्यादा, तो सभी ने मोटिवेट किया और हमें लगा वहाँ जाके कि हमें इंजीनियरिंग फील्ड में सच में कुछ करना चाहिए। वैसे तो मेरा बचपन से सपना था इंजीनियरिंग करने का, बट वहाँ जाके एक अलग ही मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, हमें करनी चाहिए। तो वहाँ पे तो बहुत कोई खास ऐसा वाक़या हुआ हो कि जिसने आपको और ज़्यादा मोटिवेट किया हो कि अब तो मुझे इसी फील्ड में आगे कुछ करना है? हाँ जी, जब हम गए तो वहाँ पे हमें लेबोरेटरीज में ले गए, तो वहाँ पे हमें रोबोटिक लैब में ले गए, तो रोबोट्स दिखाए गए, ड्रोन दिखाए गए। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट यही है और मुझे अपना एम यहीं से करना है। मतलब मैंने उस दिन सिलेक्ट कर लिया था कि मुझे यहीं, अब तो मैंने JEE का क्रैक करना ही है और IIT के लिए सिलेक्ट होना है। वेरी नाइस। तो आपका सपना है कि आप आगे चलकर IIT में जाए? हाँ जी। अभी आप +1 क्लास में हैं, राइट? हाँ जी। हम अभी जानना चाहेंगे कि इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज़ हैं? हॉबीज़ है मेरी जो हमारी ग्रंथ होते हैं और हमारा सनातन धर्म, उसके बारे में जानना मेरा बहुत बड़ा सब ऐसे हॉबी है मेरी। एंड योगा करना भी मेरी हॉबी है। मैं रोज़ सुबह शाम योगा करती हूँ, सुबह सूर्य नमस्कार और सारी योगा करती हूँ बेसिक। एंड मेरी हॉबी है एनवायरनमेंट में मतलब वर्क करना, बहुत बड़ी वो है, मुझे शौक़ है बहुत।
आपने एनवायरनमेंट में भी काफी काम किया है दीक्षित, हाँ थोड़ा जी। बताएंगी आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को, पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी आपके इनिशिएटिव्स आपने अभी तक लिए इस छोटी सी उम्र में, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ जी, स्कूल में मैंने बहुत सारे जितने भी एनवायरमेंटल कंपटीशन होते थे सभी में पार्टिसिपेट किया है। जैसे स्लोगन राइटिंग कंपटीशन होता था, पेंटिंग कंपटीशन होता था, तो स्कूल में सारे डेज ऑर्गेनाइज किए जाते थे। जैसे अर्थ डे, वाटर डे, साइंस से रिलेटेड जितने भी डेज होते हैं एंड सभी पे मैंने पार्टिसिपेट किया और एक बार तो मेरी डिस्ट्रिक्ट पे फर्स्ट पोजीशन भी आई थी। तो मेरी और हमारा स्कूल में इको क्लब बना हुआ होता है, तो इको क्लब की मेंबर थी मैं भी। तो इको क्लब में हमें प्लांटेशन करवाई जाती थी और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगवाए जाते थे। हम रोज़ सुबह सबसे पहले स्कूल आके पेड़ पौधों को पानी देते थे एंड गोबर लेके आते थे घर से, तो गोबर डाला करते थे उसमें। तो स्कूल में क्यारियाँ बनाई हमने और देवदार के काफ़ी सारे पौधे लगे हैं स्कूल में, तो वो उसके लिए हमने वर्क किया है। बाकी हमारा स्कूल अभी ग्रीन स्कूल का अवार्ड मिला है हमें। ये हिमाचल प्रदेश में 3 स्कूलों को मिलता है जो सिलेक्ट होते हैं। इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेस पे चेक किया जाता है। तो हमारा स्कूल भी इसमें आया है और उसके लिए हमने काफ़ी वर्क किया। मैंने तो सर्वे भी किया है स्कूल में। जैसे हाँ जी, हर चीज़ के बारे में, जैसे कितने डस्टबिन्स हैं हमारे स्कूल में, ऐसी कितनी इको फ्रेंडली चीज़ें हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पॉल्यूटेड होता है और हम उनको कैसे कम कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी काम किया है इस पे। तो मैंने सर्वे भी किया था अभी 10th क्लास में। जी दीक्षिता, हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण की बात हो, पर्यावरण की बात हो, सरकार भी बहुत से इनिशिएटिव्स ले रही है, पॉलिसीज बना रही है और कहीं ना कहीं जनता भी जागरूक हो रही है। हाँ लेकिन आज की डेट में जो हम समस्या देख रहे हैं, बिल्कुल छोटी सी बात हम शुरू करते हैं, फसलों की जब हम बात करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, रसायन डाले जाते हैं, जिससे हमारी भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो खत्म होती चली जा रही है। अभी हम देख पा रहे हैं कि मौसम में कितना बदलाव आ गया है। हम हिमाचल की बात करें तो इस बार तो गर्मी तो आ ही नहीं रही है। तो आप क्या कहना चाहेगी उस बारे में लोगों को, कि क्या आप संदेश देना चाहेंगी पर्यावरण से संबंधित? हमें हर ऐसा काम करना चाहिए जो एनवायरनमेंट के लिए कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। बल्कि जब हम कहीं जाए, प्लास्टिक रैपर्स यूज़ करते हैं तो हमें बैग में डाल के उन्हें घर के डस्टबिन में लेके आ जाना चाहिए। हम जाते हैं ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं, हमें थोड़ा सा कचरा दिखा तो हम फेंक देते हैं कि सबने फेंका है हम भी फेंक देते हैं। जब खुद से शुरुआत करेंगे तो प्लास्टिक वेस्ट को भी कम किया जा सकता है। और लोग अभी जैसे जंगल काटते जा रहे हैं, तो हमें खुद से ये संकल्प लेना चाहिए कि अगर हमने एक पेड़ काटा तो हमें उसके बदले में 10 की प्लांटेशन करनी चाहिए। तभी हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, वरना वो समय भी अभी दूर नहीं है जब हमारे एनवायरनमेंट का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। तो हमें मतलब आप ये छोटी सी उम्र में पर्यावरण से आपके जो थॉट्स है वो शैलो नहीं है, काफ़ी डीप है और काफ़ी अच्छा लगता है ये देख के जब हमारी युवा पीढ़ी इतना अच्छा काम कर रही है। तो बहुत खूब दीक्षिता। इसके अलावा कुछ आप और कहना चाहेगी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित? एनवायरनमेंट से मेरा काफ़ी लगाव है और मैं गाँव में भी हमने तो हमारी फैमिली में तो कोई उर्वरक यूज़ नहीं करता, सभी गोबर खाद यूज़ करते हैं और खेतों में वही डाली जाती है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि सभी को अपने खेतों में ये उर्वरक नहीं डालने चाहिए। ऐसे कीटनाशक वगैरह डाले जाते हैं और हमने अपनी ज़मीन को इतना ख़राब कर लिया है कि हमें पता नहीं कैंसर हो जाता है, कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। गांव में तो लोग गोबर खाद ही यूज़ करते हैं, बट शहरों में भी हमें ऐसा करना चाहिए जहाँ जहाँ खेती होती है। दीक्षिता, अभी आप +1 में हैं, अभी आपने मुझे कुछ समय पहले कहा कि आप भी IIT में जाना चाहती है। तो इसके अलावा आपके और क्या गोल्स है, क्या है आपका लक्ष्य कि उस लक्ष्य की प्राप्ति आप करना चाहती है? हाँ जी, पहले तो मेरा JEE क्रैक करने के लिए मेरा सपना है, बट उसके बाद मेरे काफ़ी आगे तक के फ्यूचर में मैंने सोचा थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को उन सपनों के बारे में। हाँ जी, मेरे पापा जी का सपना है कि मैं UPSC क्रैक करूं, यानी कि आप IAS अफसर बनना चाहती हैं? हाँ जी, IAS ऑफिसर बनना चाहती हूं मैं। ये बचपन से मेरे पापा जी का सपना रहा है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं और एक पावरफुल जॉब लूं। तो मैं उस सपने को ज़रूर पूरा करना चाहूँगी और मैं बहुत स्ट्रगल करूँगी इसके लिए जितना मुझसे होगा।
बाकी आगे मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, मैं लाइफ में एग्रीकल्चर फील्ड में ही करूँगी। और गांव में जैसे होता है, अभी सारे लोग गांव से शहर की ओर भागते हैं कि हमने सिटी जाना है, हम तो वहाँ रहेंगे। बट मेरा ये मानना है कि हमें गांव में रहना चाहिए और अच्छे से अपनी खेती करनी चाहिए। हमारे इतने सारे, हम तो फैमिली ज़मींदार है, तो मेरे ये थॉट्स है कि मैं बड़े होके अपने गांव में ही खेती करूं। और अभी जैसे हमने बगीचा भी लगाया है एप्पल का, तो उस पे मैं बहुत ज़्यादा वो करना चाहती हूँ कि मैं खेती करूं और हमारे जो पैतृक प्रोफेशन है जो हमारा, उसको बनाए रखना हाँ जी, बनाए मतलब रखना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि आप आईएएस अफसर बनना चाहती है, पावरफुल जॉब है, लेकिन एक चीज़ जो आती है, पावर, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आप वो जो दायित्व है उसको लेने के लिए तैयार है। हाँ जी। अगर आप आईएएस अफसर बन जाती है तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपने क्षेत्र में या देश के लिए या किसी भी राज्य में जो आप सर्व करती है वो आप करना चाहती है। मैं बात करूँगी कि अगर आप अपने ही जिले में आप एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे जाती है तो आप क्या क्या चीज़ें करना चाहेगी वहाँ पर, वो क्या बदलाव चाहती हैं आप? हमारा तो बहुत ग्रामीण क्षेत्र है, तो अभी भी वहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, बिजली और सड़क जैसी सुविधाएं तो बिल्कुल ही लगता नहीं है कि सड़क है। बस लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जैसे कोई भी हेल्थ इशू हो गया तो अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, और जब हेल्थ नहीं होगी तो इंसान कैसे जी पाएगा। तो अगर मुझे मौका मिला ऐसा करने का तो मैं अपने एरिया में बहुत सारे सुधार करना चाहूँगी, जैसे कि सड़कों को सुधारना और बिजली की अधिक से अधिक सुविधाएं देना, और जो हमारे एरिया में बहुत सारे प्राकृतिक स्रोत है पानी के, उन्हें बनाए रखना और उन्हें मतलब प्रदूषित ना करना मेरा मेन है उद्देश्य ऐसा। जी दीक्षिता, आपने मुझे अभी बताया कि आप 7th क्लास से ये जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट करती आई हैं, तो जब इतनी छोटी उम्र से प्रतिभा हर एक बच्चे में होती है, लेकिन उस प्रतिभा को निखारने का काम जो एक गुरु करते हैं या पेरेंट्स करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। हाँ जी। कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आपके टीचर ने आप में वो प्रतिभा देखी होगी, पेरेंट्स ने देखा होगा, तो वो कुछ लोगों के बारे में बताना चाहेंगी जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में रोल प्ले किया है। हाँ जी। आपको एक दिशा दी है और उस दिशा में आगे बढ़ने की ओर तो आप तत्पर है ही, तो वो कौन से वो लोग रहे हैं? वैसे तो प्री प्राइमरी से मेरे सेकेंडरी तक के टीचर्स, उन्हें मैं बहुत ही ज़्यादा महत्व देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत मार्गदर्शन किया है मेरा। जब मैं 1st क्लास से 5th क्लास तक तो गांव में ही पढ़ती थी, क्योंकि गांव में स्कूल था। बट जब 6th क्लास में मुझे जाना पड़ा तो मुझे GSS मिला जाना पड़ा, और वहाँ पे मुझे 8 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ता था रोज़, तो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। तो जब मैं गई वहाँ तो मुझे एक टीचर मिले, मिसेस अंबिका मैम। मैं उनका बहुत मतलब अभी भी अपनी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है उनकी, क्योंकि जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ रह लूँ ताकि वो पढ़ाई में भी मेरी हेल्प कर सके और मुझे इतना ज़्यादा अप डाउन ना करना पड़े। तो उनका भी बहुत रोल उन्होंने प्ले किया मेरी लाइफ में। उसके बाद जब मैं 7th क्लास में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नैनीताल में पढ़ने के लिए गई, वहाँ मेरे बुआ जी रहते थे, तो बुआ जी के घर पे मैं रहती, तो उन्होंने मुझे बहुत मेरा मार्गदर्शन किया। और वहाँ पे मेरे दीदी थे अमृता राणा, उनसे मुझे मेरी ये स्लोगन राइटिंग एंड जो मैंने आपको बताया पेंटिंग्स के लिए मुझे बहुत प्रेरणा मिली। वो ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे, तो मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए। और वहाँ पे जब मैं 7th क्लास में गई तो मेरे स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगी, मेरे सर श्री रवि पराशर सर, उन्होंने देखा कि साइंस में मेरा इंटरेस्ट है और उन्होंने मुझे एक वे दिया, मतलब उन्होंने मुझे समझाया ऐसे कि मुझे साइंस में करना चाहिए, मैं अच्छा कर सकती हूँ। तो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एंड ऑल जितनी भी मैंने साइंस में पार्टिसिपेशंस की, उन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है। और मेरे सारे GSS नैनीताल के टीचर्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है उन्होंने मेरी लाइफ में। एंड सबसे लास्ट में मेरी फैमिली, जिन्होंने मेरे अंदर के गुण को समझा। उन्होंने देखा कि मेरा बहुत इंटरेस्ट है साइंस में, तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे।
हमेशा, चाहे दादू दादी की बात कर लो, जी। उन्होंने तो वैसे उन्हें उतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, बट उन्होंने बहुत मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ किया और मुझे बहुत हेल्प करी। और मेरे पापा जी, जी। उन्होंने तो पूरा मतलब उन्होंने हमेशा समझाया मुझे, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ करने में उन्हीं का सबसे ज़्यादा हाथ है। मेरी मम्मा वो +2 पास है, हाउसवाइफ है, बट उनका मैथ्स बहुत अच्छा था। अच्छा। हाँ जी, तो मुझे कभी ट्यूशन्स एंड ऑल लगाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमेशा मम्मा ही मुझे पढ़ाया करते थे। और मोटिवेशन के लिए तो मैं पापा जी को ही देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उससे डरना नहीं है। हमेशा चाहे अगर कभी लगे कि मेरा वे कहीं और जा रहा है, तो मुझे बहुत ध्यान रखना है, मुझे याद करना है अपने पेरेंट्स को। और दीक्षिता, आज आपकी फैमिली ले लो और आपके टीचर्स ले लो, वो सब आप पे बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। और इसके साथ जो आपकी स्टोरी आज हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको भी आपकी स्टोरी जान के वो कहीं ना कहीं आप प्रेरणा बनकर उभरी है। तो आप सफलता की राह में आगे बढ़ती जा रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। आपने मुझे बताया कि आप साइंस स्टूडेंट है, राइट? हाँ जी। और इसके साथ आपने मुझे बताया कि आपकी हॉबी इसके अलावा भी आप पढ़ती हैं। हाँ जी। तो आपने कहा कि आप कुछ धार्मिक ग्रंथ इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। हाँ जी। तो आपको कुछ ऐसी स्टोरी, आपको कुछ हो हमारे रामायण महाभारत से कुछ ऐसी स्टोरी हो जिसने आपको काफ़ी इंस्पायर किया हो? हाँ जी, मैंने रामायण पूरी पढ़ी है एंड भगवत गीता भी मैंने पढ़ी है। और मैंने स्टोरी बुक्स में पढ़ती रहती हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने पढ़ी है हैरी पॉटर एंड पारस पत्थर, वो पूरी बुक मैंने पढ़ी और काफ़ी अच्छी लगी। और मैंने बेताल 25 पढ़ी है, उसमें जिसमें राजा विक्रमादित्य के न्यायप्रियता के बारे में बताया गया है। और मैं एक स्टोरी महाभारत से जो मेरा इंस्पिरेशन है और जिस स्टोरी ने मुझे मतलब एक बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी, तो एक स्टोरी है वो मैं सुनाना चाहूँगी। स्टोरी हमारे दर्शकों को सुना दे कि दीक्षिता को कौन सी स्टोरी ऐसी है जो उसके दिल में घर कर गई। महाभारत में एक बीच में कॉन्सेप्ट आता है, तो उसमें जो अर्जुन होते हैं जी, तो वो उनके गुरु द्रोणाचार्य थे। तो जब द्रोणाचार्य उन्हें शिक्षा दे रहे थे, कौरवों और पांडवों को दोनों को वो शिक्षा देते थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो जब वो उन्हें शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्यों का टेस्ट करने के लिए उन्हें एक कंपटीशन दे दिया। उन्होंने एक पेड़ पे दूर चिड़ियाँ दिखाई कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। हाँ जी, कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। उन्होंने पहले उन्हें टारगेट दिया कि आपको चिड़िया की आँख पे तीर मारना है। तो उन्होंने एक एक करके सभी स्टूडेंट्स से पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो किसी ने कहा मुझे पंख दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा मुझे सिर दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा मुझे चिड़िया का पैर दिखाई दे रहा है। बट जब वो लास्ट में अर्जुन के पास गए तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने एक ही आंसर में बोल दिया कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। तो उन्होंने कहा कि जब आपको चिड़िया की आंख दिख रही है तो आप मार दो, तीर मार दो। तो अर्जुन ने तीर मारा तो सीधा चिड़िया की आंख पे जाके लगा। तो इस स्टोरी ने मुझे इतना इंस्पायर किया, मतलब मैंने खुद भी सोचा। कि आप डेडिकेटेड फोकस आप रही। अच्छा, आपको बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी मिली है दीक्षिता, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में फटाफट से हमारे दर्शकों को। कि आपने क्या क्या स्कॉलरशिप्स ली, क्या क्या एग्जाम्स दिए। सबसे पहले मैंने 5th में एक हमारा ब्लॉक लेवल का स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था। तो उसमें हमें ब्लॉक लेवल पे हमारा टेस्ट हुआ तो मैंने टेस्ट दिया और मैंने वो क्वालिफाई कर दिया और ब्लॉक लेवल पे मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। इससे मुझे काफ़ी खुशी हुई और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। इसमें मुझे 1000 रुपए की छात्रवृत्ति दी गई थी। उसके बाद मैंने 8th क्लास में नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिया, जो कि एक नेशनल लेवल का टेस्ट है। तो इस टेस्ट में हमारी 2 कैटेगरीज होती है, जनरल एंड SC ST एंड ऑल। जनरल के लिए 40% मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, और ST SC के लिए 32% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो इसमें जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा स्कॉलास्टिक एबिलिटी टेस्ट। तो वो आपने पूरा पास किया और आपको स्कॉलरशिप मिली। मैं जाते जाते एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आपके आइडल किसे मानती है आप साइंस इस फील्ड में?
मेरे आइडल्स बहुत सारे हैं। कोई इंडिया एक से- बता दीजिए, हमारे पास थोड़े समय हाँ की जी। कमी है, फिर आपसे और एक लंबी गुफ्तगू होगी। हाँ जी। अभी आपका जीवन का जो रहा है, आप आगे बढ़ती जा रही हैं, आगे जरूर मुलाकात होगी, लेकिन किसे आप मानती हैं वो बता मेरे दीजिए। आइडल इंडियन मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट है जी। वो रामानुजन एंड आर्यभट्टा। जी। रामानुजन के बारे में तो आप जानती होगी, काफ़ी कम आपको उम्र एक में बात बता दीजिए जो आपको उनकी बहुत खास लगती है, सिर्फ एक बात। मुझे उनकी एक बात बहुत खास लगी, जिसमें उन्होंने 10th क्लास में जब उन्होंने एग्ज़ाम दिए तो सारे पेपर्स में वो फेल हो गए, बट 10th में उनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। तो ये बात मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है कि उनका कितना फोकस था अपने टारगेट पे। जी, यानी कि जिंदगी में फोकस रहना बहुत ज्यादा हाँ जरूरी है। जी। किसी भी चीज में आप आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में फोकस का होना, डिसिप्लिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दीक्षिता, बहुत बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। बहुत बहुत जी। धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। Thank तो you। दर्शकों, ये थी हमारे साथ दीक्षिता चौहान। हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आज के इस अंक में इतना ही। बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।